अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इनमें से हर शख्स को ये लालच है कि उसको जन्नत मिलेगी, कि इंसान अपनी मौजूदा हालात को देखकर इस खुशफहमी में रहता है कि शायद मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा, हमेशा खुशियों में ही रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो मुशरिकीन मक्का भी जो मालदार थे वो ये कहा करते थे कि अगर अल्लाह हमसे नाराज है और अल्लाह हमसे खुश नहीं है तो हमें इतनी नेमतों में क्यों रखा हुआ है। तो वो मुशरिक तो चले गए दुनिया से, आज भी यही सोच है। जानी, शराबी, जुल्म करने वाले वो यही समझते हैं कि भाई अगर इस्लाम बरहक है और आखिरत कायम होगी तो हम क्यों खुश हैं। मैंने इस पे बताया था ना कि हमारे लोग जो बाहर दुनिया में जाते हैं, कच्चे ईमान वाले लोग, वो इस्लाम से या तो बदगुमान हो जाते हैं या मुर्तद हो जाते हैं। क्यों मुर्तद हो जाते हैं? जब वो बाहर मुल्कों में जाके देखते हैं इतना अच्छा रोडों का निजाम, इतना अच्छा है, इतनी ऑर्गेनाइज्ड कौमें हैं, इतने खूबसूरत मुल्क और इतने प्यारे अखलाक, तमीज, आदाब, और इंग्लिश बोल रहे हैं भाई, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तो डॉक्टर वो इंग्लिश नहीं बोलता जो अमेरिका में बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है। तो इतने पढ़े लिखे लोग के बच्चा बच्चा क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश बोल रहा है। तो इतनी जबरदस्त कौमें हैं, तो भाई जन्नत में तो फिर वही जाना चाहिए उनको। और मुसलमानों की हालत देखो। अच्छा, हमारी जो कस्मा पुरसी है, हमारे यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, हर वक्त जंगे मुसल्लत, एक जंग खत्म नहीं होती दूसरी जंग छिड़ जाती है। फिर मौलवी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। मौलवियों की आपस में, कोई फौज की हिमायत कर रहा होता है, कोई फौज की मुखालफत कर रहा होता है, कोई कह रहा है वो ठीक है, कोई कह रहा है ये ठीक है। वो तो बॉर्डर पे अलग लड़ाई हो रही है, हमारी अंदर अलग लड़ाइयां, उसमें भी इकट्ठे नहीं होते। सियासी लीडर उसको अलग कैश करा रहे होते हैं। कुछ ऐसे सियासी लीडर हैं दोनों तरफ से पेड़े खा रहे होते हैं बैठ के, थोड़ा थोड़ा इनको फेवर, थोड़ा थोड़ा उनको फेवर, ताकि वहां से भी पेड़े और यहां से भी पेड़े। तो हर तरह का सेटअप चल रहा होता है हमारे यहाँ। ये बाहर मुल्कों में इतनी बदहाली नहीं है। गुर्बत हमारे यहाँ का मसला वगैरह वगैरह, ज्यादातर तो इस्लामी मुल्कों का है ना। अच्छा, जो इस्लामी मुल्क डेवलप्ड हैं, जो तरक्की में है, वहां रोड साफ है, तो वो मुकम्मल गुलाम बने हुए हैं। वो क्या बने हुए हैं? यानी उनकी गुलामी में, काफिरों की गुलामी में तो वो तरक्की कर गए। अगर वो गुलामी इख्तियार ना करते तो वो भी तरक्की नहीं कर पाते। तो इसका मतलब भाई, अल्लाह को अगर इस्लाम पसंद है, इस्लाम अल्लाह का दीन है, तो गैर मुस्लिम तरक्की में और मुस्लिम में भी वो तरक्की में जो गैर मुस्लिम की इताअत कर रहे हैं, उनका गुलाम बना हुआ है। तो बताओ धोखा होता है कि नहीं होता? इससे क्या ख्याल है? धोखा तो होता है फिर कि यार ये तो सब कुछ, सारे पेड़े तो वो खा रहे हैं अगर हम बरहक हैं। अच्छा, इसका नाजायज फायदा कौन उठाते हैं? हमारे देसी लिबरल आजकल बहुत आ रहे हैं। यूट्यूब पे खातून है जिनकी मैं अब क्लास लेता रहता हूं, क्योंकि खवातीन आके जब इंग्लिश ठिश ठिश मारती है ना, लोग बहुत मुतासिर होते हैं। तो यार ये पढ़ी लिखी एजुकेटेड खातून, आज उस खातून का मेरी नजर से क्लिप गुजरा, कहती है कि देखें ये जो डार्विन की थ्योरी है ये एक साइंसी हकीकत है, साबित शुदा। और फिर आगे पूरी ठिश ठिश चली है ना। नीचे लोगों कमेंट से वाह वाह जबरदस्त रिपोर्ट है। वो भाई साहब, रिपोर्ट इसको नहीं कहते इंग्लिश बोल लेना या कोई अपनी ड्रेसिंग अच्छी करके कुछ भी फेंक दो। उसकी तकरीर ही झूठ से शुरू हो रही है। तकरीर यहां से शुरू हो रही है कि इर्तिका का नजरिया, ये जो इर्तिका कहते हैं इसको उर्दू में ना, इर्तिका का नजरिया एक साइंसी हकीकत है। यहीं से झूठ बोलना शुरू। ये साइंसी हकीकत नहीं है, समझ रहे हो? ये साइंसी हकीकत नहीं है। साइंसदान ये बात कभी नहीं कहेंगे कि ये फैक्ट है। वो कहेंगे कि ख्याल है, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। मुद्दई चुस्त और गवाह चुस्त, यानी मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। कभी भी वो दावा जो मुद्दई ना करे वो थोड़ी माना जाता है यार। अभी वो मसला तो हमने खत्म कर दिया जामे अफसा वाले, वही बात है ना, लोग वीडियो दिखा रहे हैं, वो भी रो रहे हैं मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है। भाई जो मौलाना अब्दुल अजीज साहब मुद्दई हैं वो कहे ना, वो कहे कि ये वो बताएं ये बच्चियां, ये मुतासरीन है, वो नहीं बता रहे। आप कभी कोई गली से आता था मेरी 6 बच्चियां थी, वो कह रहे मेरी 8 बच्चियां थी। भाई दावा तो उनके ऊपर किया, वो क्यों चुप बैठे हैं? वो बताएं। और वो बोलते हैं कि भाई ये है, ये बच्ची है, ये इसका। खैर ये टॉपिक दोबारा आ गया। मेरा मकसद ये है कि हम लोग मक्खी पे मक्खी बिठाना समझते हैं, लकीर के फकीर समझते हैं, बस पीछे चलते चले जाते हैं किसी भी चीज के। तो अब यहां भी ऐसा ही है कि हमारे जो देसी लिबरल है ना, देसी लिबरल है, साइंस वाइंस का कुछ भी पता नहीं है। आप बाहर मुल्कों में जाओ ना, वहां के प्रोफेसर, मैं वहां गया हूं तो वहां के लोगों से मैंने पूछा है कि हमारा कोई प्रोफेसर अगर डार्विन की थ्योरी पढ़ा रहा होता है, हम कोई एतराज करते हैं और उसके पास जवाब नहीं होता, तो वो कहता है इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। मैंने एक वाकया सुनाया था कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, जर्मनी की शायद यूनिवर्सिटी थी, प्रोफेसर ने जब ये थ्योरी बताई और कहा कि कौन कौन इस थ्योरी से मुत्तफिक है, तो सब ने हाथ उठाए। तो एक पंजाब के थे, सियालकोट के, वो भी वहीं पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे खुद बताया। उन्होंने कहा, मैंने कहा आई एम नॉट एग्री। उस प्रोफेसर ने कहा कि क्या दलील, तुम क्यों इससे एग्री नहीं करते? तो मैंने कहा सर इसलिए मैं एग्री नहीं करता कि 200 साल पहले ये थ्योरी पेश की गई थी कि बंदर से हम बने हैं। 200 साल तक इसको साबित नहीं किया जा सका।
तो किसी केस जब कोई मुकदमा चलता है तो 200 साल बहुत होते हैं उसको साबित करने के लिए। अगर अब तक साबित नहीं हुआ तो इसका मतलब ये फैक्ट बन ही नहीं सकता। कह रहा उसने मुझे अप्रिशिएट किया, वेल डन, आपने बहुत अच्छी बात की। कोर्ट में केस चला, जमशेद ने मेरे 1 लाख रुपए लिए हैं। मैंने कोर्ट में दावा किया, आज वसीम का फोन आया कि मेरा नाम मुफ्ती साहब लेना छोड़ दो, मेरी बहुत बदनामी हो रही है। आपने वसीम के नाम से कोई ऐसी चीज बयान कर दी है जिससे मेरी इंसल्ट हुई है। तो मैंने कहा ठीक है, आइंदा जमशेद के पीछे मैं पढ़ूंगा, वसीम का तस्करा मैं नहीं करूंगा। तो मैंने कहा बल्कि मैंने वसीम का नाम लेना छोड़ दिया, अब जमशेद पे सेट हो गया हूं मैं। अब देखो, जमशेद ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए, मैंने कोर्ट में केस किया, इसने 1 लाख रुपए लिए हैं। कोर्ट कहेगी ठीक है भाई, आपको तारीख दी जा रही है अगले महीने की, अभी अक्टूबर है ना, 2025 है, तो आपको नवंबर तक की तारीख दी जा रही है। 1 नवंबर तक आप गवाह पेश कर दें, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह पेश कर दें तो हम ठीक है मान लेंगे। आप नवंबर में भी नहीं लेकर आए, तलाश करते रहे, रिसर्च करते रहे, लोगों से पूछते रहे, बहुत तहकीक कर ली। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2025, 2026, 2000 गुजर गया, 150 साल लग गए, 200 साल लग गए, अदालत मर गई, दूसरा जज आया, हुकूमतें खत्म हो गई, नई हुकूमत आ गई, 250, फर्ज करो अल्लाह ने आपको जिंदगी दी इतनी लंबी, 400 साल गुजर गए, 500 साल गुजर गए, नया जज आएगा, बोलेगा खुदा के बंदे दफा हो जा, उठा के ना केस ऐसे निकालेगा, मुंह पे फाइल मारेगा, अबे 200 साल से तेरे बाप दादे मुकदमे लड़ते आ रहे हैं, कोई तेरे को गवाह मिला नहीं है, केस क्या हो गया, खारिज। जमशेद मर गया, सही है ना, जमशेद के बच्चों पे केस चल रहा है, बच्चों के बच्चों पे केस चल रहा है, फर्ज करो आप भी मर गए, आपके बच्चों ने आपका केस उठाया, 200 साल के बाद जज क्या कहेगा, उठाएगा और फाइल मुंह पे मार के कहेगा निकल यहां से, अपना भी टाइम जाया कर रहा है, हमारा भी टाइम जाया कर रहा है। 150-200 साल पहले, वैसे तो ये थ्योरी बहुत पहले से, और ये पहले मुसलमान भी पेश कर चुके हैं, पता है आपको, ये जो डार्विन की थ्योरी है ये अंग्रेजों की पेश करदा नहीं है, ये पहले मुसलमानों में भी कुछ उठे हैं जिन्होंने ये बातें की हैं कि शायद ऐसे हुआ हो, मे बी हो सकता है, तो बहुत से लोग पेश कर चुके हैं, लेकिन जितने पावरफुल स्टाइल में डार्विन ने पेश की थी, इतने पावरफुल स्टाइल में किसी और ने पेश नहीं की। तो 150-200 साल हो गए और इतना उसको उस पर रिसर्च, इतनी रिसर्च, सिवाय 2-4 चीजों के ना कोई बेस नहीं है। वो 2-4 चीजें क्या है कि हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ तब्दीलियां आती हैं माहौल और एनवायरनमेंट के एतबार से, तो इसका मतलब बॉडी अपने आप को माहौल के हिसाब से एडजस्ट करती, ये एक फैक्ट है। लेकिन इस फैक्ट, ये तो खुदा की कुदरत है कि अल्लाह ने इंसानियत की नस्ल की बका के लिए या जानवरों की नस्ल की बका के लिए उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, लचक रखी है कि वो माहौल के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं, एडजस्ट करते हैं। आपको पता है जिन इलाकों में बहुत कम पानी होता है ना, रेगिस्तानी इलाके, उनकी बॉडी को ज्यादा पानी चाहिए ही नहीं, उनकी बॉडी उस हिसाब से सेट हो चुकी है। और जिन इलाकों में आबशार हैं, पानी के चश्मे, उनकी बॉडी में पानी की कमी का खतरा ज्यादा होता है, उन्हें पानी ना मिले। एक डॉक्टर की मैंने रिपोर्ट देखी, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि दो यानी परिंदों पे तजर्बा हुआ, कुछ परिंदों को बहुत पानी पिलाया गया, कुछ परिंदों को आहिस्ता आहिस्ता के बस मरे नहीं, ऐसे माहौल में रखा गया, इतना पानी पिलाया गया उनको। जब तहकीक की तो जिनको कम पानी पिलाया गया था एक तवील अरसे तक, उनमें पानी की कमी नहीं थी, और जिनको बार बार पानी पिलाया गया है, बार बार पानी पिलाया गया है, उनको थोड़ा सा पानी जब कम किया गया तो उनकी बॉडी में पानी की कमी हो गई। तो ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है कि बॉडी को जिंदा रखने के लिए ना बॉडी एडजस्ट करती है अपने आप को माहौल के एतबार से। लेकिन मेरे भाई इस पे कितना बड़ा मफरूजा कायम कर लेना कि एक सेल दुनिया में आया, फिर उसने सब माहौल के हिसाब से एडजस्ट होना शुरू हुआ, उसमें माहौल के हिसाब से आंखें निकल के आ गई, डिजिटल कैमरे फिट होके आ गए, नाक निकल आई, जबान निकल आई, दांत निकल आए। ये बहुत बड़ी फेंकने वाली बात है और ये कभी भी काबिल कबूल नहीं है। कितना बड़ा साइंटिस्ट ये बात कर ले, ना 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 ना, ऐसा इवॉल्व होके आंख, नाक, कान करोड़ों खरबों साल में भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। और मर्द अलग बन रहा हो, औरत अलग बन रही हो, और दोनों का मिलाप से बच्चा पैदा हो रहा हो, और मिलाप का मकसद अपनी ख्वाहिश पूरी करना हो, उसके नतीजे में कुदरत ये काम ले रही है कि नस्ल बढ़ रही है। ये समझ में आने वाली बातें नहीं है। मैं बार बार ये डार्विन पे रद्द क्यों करता हूं? देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की सीरत, पिछले पैगंबरों की सीरत में हमें क्या बात मिलती है? उन्होंने वक्त के बुतों के खिलाफ आवाज उठाई है। क्या ख्याल है? नूह अलैहिस्सलाम जब आए उन्होंने कहा ये वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर, ये 5 बुत हैं, इनको छोड़ दो। 950 साल उन बुतों के पीछे पड़े रहे हैं। क्यों? नूह अलैहिस्सलाम को पता था जब तक इन बुतों की मोहब्बत दिल से नहीं निकलेगी, खालिक की मोहब्बत दिल में बोलो नहीं आएगी। नूह अलैहिस्सलाम के दौर का जो बुत था वो 5 बुजुर्ग थे जो अल्लाह वाले थे, नेक लोग थे। उनके इंतकाल के बाद लोगों ने उनकी मूर्तियां बना ली और कहा ये चूंकि अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये तो दुनिया से चले गए,
ये दुनिया से चले गए, अब हम इनकी मूर्तियां बना के इनकी इबादत करेंगे, तो राजी कौन होगा? अल्लाह। इनकी इबादत से कौन खुश होगा? अल्लाह। इनके सामने झुकेंगे, खुश कौन होगा? अल्लाह के मेरे नेक बंदों के सामने झुक रहे हो। इससे इनके दिलों में मोहब्बतें अल्लाह के बजाय किसकी पैदा हो रही हैं? वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर की, इन बुतों की मोहब्बतें पैदा हो रही हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल लगा दिए उन बुतों की मोहब्बत निकाल के उनकी नफरत इनके दिल में डालने में। ये पत्थर है जिसको अपने हाथ से बनाते हो, वो कभी भी माबूद नहीं हो सकता। वो कहते थे अल्लाह ने इनको इख्तियारात दे दिए हैं। क्या इसकी क्या दलील है कि अल्लाह ने इख्तियारात दे दिए? कह रहे हमारे सब लोग यही कह रहे हैं। इससे पता चलता है ये सब लोग जो कह रहे होते हैं ना, जरूर नहीं होता कि ये सही हो। सब लोग कह रहे हैं तो ये सही होगा। बाज़ दफा कुछ लोग कह रहे होते हैं लेकिन वो तहकीक से कह रहे होते हैं, वो सही होता है। जो सब लोग कह रहे होते हैं वो सब क्या ही सुनी सुनाई बातें पार्सल कर रहे होते हैं, मार्केट में चला रहे होते हैं, तो सबके कहने से थोड़ी होता है। तो पैगंबरों ने क्या किया? उन बुतों की मोहब्बत उनके दिलों से निकाली है, क्योंकि उनको पता था कि जब तक ये नहीं निकलेंगे खुदा इनके दिलों में नहीं। वो खुदा को तो मानते थे, वो मानते थे कि किसी एक ने बनाया है। जब उसने बनाया है तुम ये मानते हो, तो उसके सामने क्यों नहीं झुकते? कहते हैं उसने बना के जब इनको बिठा दिया अपना नुमाइंदा बना के, तो इनके सामने झुकेंगे। तो अंबिया कहते थे उसने कब कहा कि मैंने इनको अपना नुमाइंदा बना दिया जमीन में? उसने कब कहा ये? तो कहते थे सारे बाप दादा यही कहते आ रहे हैं। तो क्या कहा अंबिया ने? अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलूना शय्अन वला यहतदून। तुम्हारे बाप दादा अगर गलत बात को फॉलो कर रहे थे तो तुम भी अब्बा दादा के को फॉलो करोगे। तो बाप दादा के जो दलील तुम्हारे गलत होने की है वही तुम्हारे बाप दादा के गलत होने की है। इन्ना वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून। हमने अपने अब्बे को देखा, अब्बा भी हमारे यही कर रहा था, दादा भी हमारा। ये उस जमाने की बात थी। अच्छा, पहले लोग ना बाप दादा का तस्करा करते थे, क्योंकि जब तक इंसान फितरत पे था ना, बाप को फॉलो करता था, दादा को फॉलो करता था। टेक्निकल पॉइंट की बात आ रही है, बीच में पार्सल कर देता हूं मैं। मेरी आदत है बयान से हट के जब कोई बात आती है और पॉइंट की बात दिमाग में आती है तो मैं उसको मार्केट में लॉन्च कर देता हूं। देखो, ये दौर है फेमिनिज्म का। ये किसका दौर है? खवातीन के हुकूक इस्लाम ने बहुत ज्यादा दिए हैं, हमें उन हुकूक को मानना चाहिए, उन हुकूक को औरतों को हुकूक देने चाहिए। लेकिन जो फेमिनिस्ट औरतें हैं ना, वो खवातीन के हुकूक का लेबल लगा के मर्दों की क्या कर रही हैं? वाट लगा रही। इसकी मिसाल ऐसे है, बच्चों के हुकूक इस्लाम ने भी बताए। हम भी बात करते हैं बच्चों के हुकूक के, मारो पीटो मत। ये बासकारी लोग जो मार मार के फुरकस निकाल देते हैं बच्चों का, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये केस आया मेरे सामने, मैं पीछे पड़ा हुआ हूं, लेकिन केस उसके अब्बा ने, बच्चे के अब्बा ने खराब कर दिया, वरना मेरा इरादा था उसको मैं घर तक पहुंचाता। एक कारी ने बच्चे को मारा, जान से ही मार दिया। बच्चे के पेट में मुक्का मारा, इतनी जोर से थप्पड़ या मुक्का मारा कि उसके गुर्दों तक असर पहुंचा और बच्चे की डेथ हो गई। हमारा शागिर्द गया जनाजे में, मैंने वो गया, पूरी वीडियो बना के लाया कि बच्चे को कारी ने, सारे महल्ला गवाही दे रहा है। बच्चे के अब्बा को पता नहीं कोई धमकी थी या कारी साहब से तरस आ गया उनको कि बेचारे ने जान के तो नहीं किया, जाके थाने में बयान दे दिया कि नहीं नहीं ये तो बीमारी से मरा, झूठा बयान दे दिया। यानी वो बेवकूफ बनाया बच्चे के बाप को ना। अब हमें तो पूरी सूरत हाल मालूम है कि बच्चे को मारा है उस कारी ने, और पहले भी एक रिपोर्ट है उस मदरसे की। मैंने अपने जिस शागिर्द को कहा था ना कि जाओ, मैंने कहा आस्तीन चढ़ाई, मैंने कहा मैं जाता हूँ साला, मैं व्लॉग बनाता हूँ उस मदरसे का, उसको बंद करवा के छोड़ूंगा मैं। ये हम क्यों इन मौलवियों का दिफा करें यार? 2 नंबर किस्म के मौलाना लोग, बच्चा मार दिया, अपने बच्चे को सामने रख के सोचो यार। अब केस इसलिए खराब हो गया कि बाप ही जब बयान दे के आ चुका है थाने में, तो अब हमारे पास करने को रह क्या गया? तो मैंने कहा यार उसके बाप से तो जो मिलाओ, मैं कहूंगा तेरे खिलाफ तो केस होना ही चाहिए। यह है अंधी अकीदत जो मजहबी लोगों में होती है कि जी कारी साहब हैं बेचारे, कुरान पढ़ा रहे हैं, नेक आदमी हैं, गलती उनकी, कारी की नीयत तो नहीं थी बच्चा मारने की, मैं भी यही कह रहा हूं, नीयत नहीं थी उसकी। तो नेक आदमी है बेचारा, शरीफ इंसान है, बाबा मेरे बच्चे, वो तो वही वो जो सीखा हुआ है कि जिसकी मौत जिस टाइम पे लिखी हुई है मौत तो आनी है। अब वो बेचारा बाप देहाती आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो इस तरह की बातें करके कि बस गम में सब्र करो, उसको तो लारे लपे भी दे दिए होंगे ना, चिकनी चपड़ी बातें करके वो चुप हो गया। मैंने कहा मैं इसके बाप को जाके समझाऊं कि वो कातिल हो ना हो, तू जरूर कातिल है। तेरे बच्चे को मार दिया और जान से मार दिया, वो बच्चा भी क़यामत के दिन पूछेगा अब्बा मेरे कातिल से इंतकाम तो लेते कम से कम, ताकि ये सिलसिला रुकता तो सही। लेकिन ये है कि अब्बा ही, तो जाहिर है जब अब्बा ही पीछे हो तो फिर आप जब जाके कुछ करोगे तो लोग तो हमारे खिलाफ स्कैंडल बना देंगे ना। लोग कहेंगे मुफ्ती साहब कोई जाती दुश्मनी निकाल रहे हैं, तो फिर मैं पीछे हट गया। मैंने कहा क्या कर सकते हैं, तो वरना मेरा इरादा था मैं जाके तबीयत हरी भरी कर दूं। ये गवाह बहुत हैं, गवाह बहुत हैं, लेकिन मुद्दई बाप है। जब थाने वाला भी कहेगा, जब बाप ही आगे नहीं आ रहा, कोर्ट भी कहेगी भाई तू, क्योंकि ये केस की में दावेदार माँ बाप होते हैं, वही नहीं है तो फिर क्या रह गया। तो हम भी आवाज उठाते हैं जो कारी बच्चों को मारते हैं। मैंने बताया था ना, इस जमाने में ये याद रखो, मैं इसमें किसी से डरता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कारी लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे।
हमें तो अल्लाह का शुक्र है अब इतनी मुखालफत हो गई है कि अब इम्यून सिस्टम हमारा और मजबूत हो गया है। अब तो मैंने सोचा था कि यार बदनाम तो हो ही गए हैं लोग, कोई कर्नल मुफ्ती कह रहा है, कोई जनरल मुफ्ती कह रहा है, कोई ब्रिगेडियर मुफ्ती तारिक मसूद कह रहा है। और मैंने कहा यार, एक साहब ने मुझे कहा आपको तो लोग ब्रिगेडियर मुफ्ती तारिक मसूद कह रहे हैं। मैंने कहा यार अगर मैं होता ना ब्रिगेडियर फिर कहते तो फिर मजा आता, क्योंकि ब्रिगेडियर वाले प्रोटोकॉल भी फौज की तरफ से मिलते हैं। मेरा 1000 गज का एक घर होता, रिटायरमेंट के बाद तनख्वाह होती, इलाज मेरा हर हॉस्पिटल में फ्री होता। क्या ख्याल है, लकब मिल गया ब्रिगेडियर वाला, लेकिन जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो अंडा मोड़ वाले मिल रहे हैं। बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो कौन से मिल रहे हैं, अंडा मोड़ वाले मिल रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो दूसरी बात यह कि जो कर्नल ब्रिगेडियर मेरा नाम रखा हुआ है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि फौज में तो IAS भी क्लियर करके ब्रिगेडियर कर्नल बनते हैं। फौज में कैप्टन और मेजर की ड्यूटी बहुत सख्त होती है, 5-6 साल तक मेजर रहता है और उसको मैदान जंग में लड़ना पड़ता है। कैप्टन और मेजर आपने अक्सर देखा होगा, कैप्टन शहीद, मेजर शहीद, ये फ्रंट पे होते हैं। इनकी मेजर के बाद जाके फौज में ना मजे शुरू होते हैं, यानी एक रिलैक्स होता है। मजे का मतलब ये कि वो एक ऐसा होता है कि डायरेक्ट वो जंग में, कभी कभार उसमें भी होता है आपने देखा वो कर्नल फलां शहीद, लेकिन मेजर तक तो बहुत टफ लाइफ होती है। तो आप लोगों ने डायरेक्ट मुझे क्या बना दिया, ब्रिगेडियर बना दिया। तो इससे फौजियों का इतराज होगा कि हमने इतनी मेहनतें करके ब्रिगेडियर बने हैं यार, तुमने मुफ्ती तारिक मसूद जिसने अभी तक फोकस शादियों को और बच्चों को किया है, उसके बाद तुमने इसको ब्रिगेडियर बना दिया। तो उनको इतराज होगा मेरे ऊपर कि यार तुम किस बात के पेड़े खा रहे हो, ब्रिगेडियर बन गए। तो इसलिए हमारे लिए तो एक ऑनर की बात है कि हमें आपने बिला वजह यानी खामखा का ब्रिगेडियर बना दिया। अल्लाह करे फौज भी हमें ब्रिगेडियर समझना शुरू कर दे और हमें वो प्रोटोकॉल देना शुरू कर दे, लेकिन अब तक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई प्रोटोकॉल हमें मिला नहीं। हमारी हैसियत वही है इमाम साहब, और हमारे लिए फख्र की बात है मस्जिद के इमाम है, मदरसे में पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, फिक़ह पढ़ाते हैं। खैर कहां से कहां बात चले गए, अपने दुखड़े भी बीच में आते रहते हैं ना। तो मैं ये कह रहा था अब इतनी मुखालफत मेरी हो गई है ना, मैं अपने लोग आज से मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, आज से मैं ये कर रहा हूँ, आज से तो अब मैंने सोचा यार अब फिर शुरू ही हो जाओ। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हकायक हैं जो हम बयान नहीं कर पा रहे थे कि खाम में उनको छेड़ के क्या मसला खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब आइंदा मार्केट में और बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, सब्र करना, ठीक है ना, अब हौसला बड़ा रखना। होंगी सही, कभी गलत बयानी से इंशाल्लाह मेंबर पे काम नहीं लूंगा। मैं बात क्या कर रहा था, जो मैंने कहा था एक सही बात और भी है, आपका काम है ना गिच्ची पकड़ के रखा करें, मौजू से मैं हट जाता हूं तो बहुत दूर चले। हाँ, तो कारी लोग जो है ना, कारी लोग, मैंने भी बड़ा फेवर किया कमबख्त कारियों को। एक दो केसेस आते थे, कारी ने बच्चे को मारा, मदरसे वाले आए, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब प्लीज जो है आप जो है मदरसा बदनाम होगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो हमने ये कारी की दोबारा शिकायत आपको नहीं मिलेगी। और जो है अब इंशाल्लाह तो हमने भी मिट्टी डाल दी। हमने कहा चलो यार एक दफा गलती हुई है, गारंटी ले ली, मुआहदे ले लिए, कारी साहब आइंदा नहीं होगा। हमने कहा अब अगर किसी कारी ने, मैं बार बार आपसे कहता हूं, मारना तो दूर की बात, हाथ लगाया ना किसी को और मुझे पता चल गया, उस मदरसे के खिलाफ व्लॉग मैं बनाऊंगा। आप कह सकते हो मुफ्ती साहब फिर हम भी आपके खिलाफ व्लॉग बनाएंगे। मेरे खिलाफ जितने व्लॉग बनने थे, गालियां पढ़नी थी, वो सारी की सारी गालियां अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस एक हफ्ते में पड़ चुकी हैं। तो उससे मेरा इम्यून सिस्टम बूस्ट कर गया है, ठीक है ना। देखो जब आपकी मुखालफत होती है ना, या तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो या आप मुखालफत सुनने के आदी बन जाते हो। आसान मिसाल से बात समझाऊंगा आपको। जब कोई बीमारी आती है, डॉक्टर से पूछें आप, डॉक्टर आपको बताएंगे जब आप बीमार होते हो ना, तो या तो आप बीमारी में मर जाते हो, माजूर हो जाते हो, या मर जाते हो, या आपकी बॉडी उस बीमारी को ठीक कर देती है। फिर वो वाला वायरस आप पे जितनी दफा भी अटैक करे आप पे असर नहीं होता। इसलिए जिन बच्चों को जिंदगी में कभी गम ना मिला हो ना, वो बहुत खतरनाक जिंदगी होती है उनकी। अगर कहीं भी उनको थोड़ा सा गम मिले वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बाहर मुल्कों में बच्चों में दिमागी हेल्थ के मसले गरीब मुल्कों से ज्यादा हैं, पता है आपको ये बात। जिन मुल्कों में तरक्की है, मुझे याद है अमेरिका से एक साहब के बेटी के लिए रिश्ता आया, लड़का बिल्कुल यंग था, तो उस लड़की के अब्बा ने मुझसे राब्ता किया कि आप जरा अमेरिका जाते रहते हैं, इस इलाके के लोगों से पता करें। मैंने अच्छा, मेरे जहन में फौरन ये था कि बच्चा भी लौंडा लपाड़ा नया नया बिल्कुल जवान हुआ है, तो कोई मेंटली हेल्थ का मसला ना हो उसके साथ, क्योंकि बच्चों में मेंटली हेल्थ तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत मसाइल है। लेकिन मैंने ये बात जबान से नहीं की, मैंने किसी से कहा कि यार किसी, उन्होंने बेटा तुम जरा लड़के की तहकीक करो। तो अमेरिका में हमारे दोस्त ने कहा कि मुफ्ती साहब वो जिस लड़के के बारे में आपने कहा ना कि वो पंजाब की लड़की है, पंजाब में हमारे कोई रिलेटिव है, उनके लिए रिश्ता भेजा था। तो आपने जो पंजाब में किसी लड़की के बारे में बात की है, तो वो लड़का के मैं तहकीक करता हूं। मैंने कहा तहकीक कर लें, कोई पान गुटके चोरियों चक्के। उन्होंने कहा यार यहाँ मेंटली हेल्थ का मसला है, बाकी तो कोई पान गुटके कोई नहीं खाता। मैंने कहा यार मेरे जहन में भी यही था कि दिमाग आड़ा तिरछा ना हो, ये सेट। मैंने कहा जो मेरे दिमाग में बात थी बिल्कुल
वही बात, मैं नहीं कह रहा अमेरिका वाले पागल होते हैं, अच्छे वाले नेक लोग हैं, मैं जिनसे भी मिला हूं सब फिटफाट माशाल्लाह, लेकिन ये एक हकीकत है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके बच्चों में दिमागी हेल्थ के इश्यूज गरीब मुल्कों से बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उनको नेचुरल लाइफ नहीं मिलती। गरीब मुल्क में बच्चा बाप के ताने भी सुनेगा, ताने पहले तो पैदाइश पे ताने सुनेगा, वो पैदा हुआ क्यों इतनी महंगाई में, समझ रहे हो। अमेरिका में बच्चा पैदा हुआ, मिठाइयां खुशियां, हमारे यहाँ पैदा हुआ सबसे पहले सास ताना देगी अपनी बेटी को, कम बखत दो थे भी, तीसरा तुझे पैदा करते हुए शर्म नहीं आई, अपने मियाँ को बोल बस कर, वो बेवकूफ है, तू तो बेवकूफ नहीं है। ये बच्चा सब चीजें क्या हो रहा होता है, सुन रहा होता है कि मेरी पैदाइश पे ऊपर ऊपर से मिठाई बांटी जा रही है, पब्लिक खुश नहीं हो रही। और अगर बेटी पैदा हो गई वो तो बेचारी वैसे ही, बच्ची पैदा हो गई, रिश्ते कहां से होंगे, ये वो अजीब जहालत। फिर जो खवातीन आएंगी माँ से मिलने के लिए वो ताने दे रही होंगी, बहन तो बच्चे तुम्हारे हो तो गए थे, अभी तुम्हें तीसरे की मुफ्ती साहब के बयान सुनती हो क्या है? उनके 19 हैं, उनके पास तो डॉलर आ रहे हैं, ऐसे फजूल बातें, उनके पास तो डॉलर आ रहे हैं, उनके तो देखो कभी जापान जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, तुम कहां, तुम कभी औरंगी टाउन तो तुमसे जाया नहीं जाता, पैसे नहीं होते तुम्हारे पास रक्षे के। बहन ये मौलवियों की बातों में नहीं आया करो, ये जो बच्चा पैदा हुआ वो सब बातें बोलो, सुन रहा होता है कि मेरी पैदाइश पे खुशी नहीं मनाई जा रही, समझ रहे। फिर थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल की फीसों का मसला होता है, बाप बोलता है बे यार क्या मसला, इसको पढ़ाना पड़ेगा, फिर स्कूल जाओ तो वो अभी उसकी वो आया था, वो क्या नाम है, वकार जका नहीं है, वकार जका, उसकी कोई छोटी से शॉर्ट क्लिप चल रहा था, उससे किसी ने पूछा आप शादी करते हो, उसने कहा ना मेरी बीवी है ना गर्लफ्रेंड है, बच्चा पैदा करो स्कूल में दाखिल करो, तो स्कूल वालों की अलग से कंप्लेन आना शुरू हो जाती हैं कि तुम्हारा बच्चा आया तो इतनी मुसीबत है बच्चे पालने में। तो वाकई स्कूल से कंप्लेन आना शुरू, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, बगैर तो हम अस्तगफिरुल्लाह, यानी हमने तुम्हारे पास जो फीसें दी हैं इसलिए थोड़ी है कि तुम हमें बताओ कि नहीं पढ़ रहा, हम नहीं पढ़ाना होता तो घर में बिठा के नहीं पढ़ा लेते, स्कूल में आप फीसें भरो, बच्चा फेल होगा तो टीचर डांटेगा किसको, माँ बाप को, कि तुम निगरानी नहीं कर रहे थे, तुम पढ़ा नहीं रहे थे, तो तुम क्या कर रहे थे भाई। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता, आपका बच्चा पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहा, तो कमबख्तो तुम्हारे पास 6 घंटे हमने बिठाया इसलिए कि तुम तवज्जो दिलाओ इसकी, करना सारे काम घर में ही है, तो तुम पेड़े खाने के लिए यहाँ तुमने बच्चा रखा हुआ है, यहाँ पे ये हालात चल रहे हैं स्कूलों के, बहुत बड़ा बिजनेस है भाई। जब चली गए तो फिर सबके खिलाफ बनाए ना, फिर क्या ख्याल है, क्या ख्याल है। मैं तो सोच रहा हूँ फिर अब खुल गए तो ऐसी की तैसी। खैर, तो वो स्कूलों में जो धंधे हो रहे हैं, चंद स्कूल हैं वो कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की, पढ़ाए उनसे भी नहीं जा रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं वो भी कम बहुत सेलेक्टेड बच्चों को रखते हैं, बहुत ज़हीन और जो पहले से पढ़े लिखे हैं, उनको पता होता है कि इनको थोड़ी सी पॉलिश करनी पड़ेगी, बाकी ये बेड़ा पार। आप क्या कर, मदारिस की ये खूबी है, कौम के पस्त तरीन बच्चों को लेके उस पर मेहनत करते हैं, ये दीनी मदारिस की बहरहाल एक खूबी है, पस्त तरीन लोगों को हीरा बना के निकालते हैं। और ये बड़े बड़े जो स्कूल है ना ठेश पेश चल रहे हैं, ये पस्तरीन लोगों पे मेहनत नहीं करते, ये उन्हीं लोगों पे करते हैं जो पहले से पढ़े लिखे खानदानों से चले यार, उनको पता है इनमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, रिजल्ट अच्छा आएगा तो हमारी नेकनामी होगी। खैर, तो अब जो बच्चे बिल्कुल ऐसे माहौल में पले हो, कभी डांट ना सुनी हो, कभी चीखो पुकार घर में ना देखी हो, तो उनमें बर्दाश्त की ताकत क्या हो जाती है, खत्म। मुझे याद एक वाकया, हम किसी फ्लैट में थे तो पड़ोस में ना कोई चीखने की आवाज आई, तो पता चला कि जी वो एक बच्ची डिप्रेशन में चली गई, एकदम कांप रही है। तो बहुत पुराना वाकया है। हमने कहा ये हुआ क्या, उन्होंने कहा कि इस बच्ची ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं सुनी है, तो कहीं झगड़ा हो गया, किसी और के यहाँ मिलने आई हुई थी अपनी माँ के साथ, तो जिनके आई हुई थी उनके कोई झगड़ा हो गया, ऊंची आवाज से बात, तो बच्ची डिप्रेशन में चली गई। और मैंने कहा ये सोसाइटी में सरवाइव कैसे करेगी भाई, ये ऊंची आवाज सुन लिया तो एकदम से वो कह रही है, कभी सुनी नहीं, इतने पोलाइट किस्म का खानदान, पता नहीं कहां से जापान से बनवाया था स्पेशल ऑर्डर पे उन्होंने ऐसा खानदान। तो हर चीज ना बैलेंस अच्छी होती है, हर चीज क्या होती है, एतदाल, तभी बच्चों पे मोहब्बत भी हो, थोड़ी सख्ती हो। हमारे दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा ना ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उनके खिलाफ कंप्लेन कर दे, जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अगर कहेगी तो मैं कहूंगा मैंने इनकी बात ही नहीं की, मैंने तो किसी और की बात कर रहा था। तो वो क्या करते हैं, घर में जब आते हैं थोड़ी सी डांट डपट करते हैं। पठान बंदा है वो, ऑस्ट्रेलिया में मेरा दोस्त है, घर में आकर हाँ मारेगा नहीं ऐसे कर। मैं उनके घर में रहा हूं, मैंने कहा यार ये कौन सा तरीका है। कह रहे मुफ्ती साहब यहाँ इतनी छुई मुई वाला माहौल है ना ऑस्ट्रेलिया में, हम लोग पठान हैं, मैं अपने बच्चों को जब अपने गांव लेके जाता हूं ना, वो तो चीख रहे होते हैं और वो ऐसी बजा देते हैं ना इनकी बेचारों की, ये छुई मुई से। तो मैं यहाँ आके थोड़ा सा चंगेज खान पना दिखाता हूँ, थोड़ा हाँ करके ना, ताकि इनमें थोड़ा मर्दानगी पैदा हो। कह रहे हाथ वाथ नहीं मारता वारता नहीं हो, लेकिन थोड़ा बचपन से ही मैंने किया हुआ, बोला कि पुलिस को बताया ना तेरी वाट लगा दूंगा।
तो मैंने उनके बच्चों को देखा, वाकई बड़े फर्माबरदार, मारते मारते थोड़ा सा है अब जो जाहिर परस्त आदमी हो तो देखा कि देखो बदअखलाकी सिखा रहे हैं बच्चों को। वैसे इस तरह बच्चों से बात करनी नहीं चाहिए, अखलाक ही है इस्लाम में असल। लेकिन हमारे यहाँ तो बदअखलाकी की जरूरत पेश नहीं आती, इसलिए कि बच्चे की बात कोताहियों पे हम डांट देते हैं, तो हमें अलग से कोई चंगेज खान बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बल्कि हमें तो थोड़ा इंसान का बच्चा बनने की जरूरत है। हमारे यहाँ बिल्टन जो पैदा होते हैं ना वो चंगेज खान ही पैदा होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है अब्बा में और माँ में, उनको तो अखलाक सिखाने पड़ते हैं। थोड़ा बच्चों से तमीज से बात करो। हमारी सोसाइटी में तो ये है कि इम्यून सिस्टम इतना बूस्ट कर चुका होता है ना बच्चे का कि 6-7 चमाटे भी उस पर असर नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो ये उल्टा चल रहा है मामला, लेकिन उनके यहाँ कोई डांटता ही नहीं है पैदाइश से लेके बड़े होने तक। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, बच्चा ऐसा हो जाता है। कहते हैं जब अपने गांव में केपीके में लेकर आता हूं तो जब कजनों के साथ खेलते हैं, कजन तो कोई अड़ंगी दे रहा है, कोई चीज जो है ना कोई यूं करके गिरा रही है, डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो कह रहे मैंने पहले से इनको ऐसे बना के रखा हुआ है। मैंने कहा भाई इनको अगर सही पठान बनाना है ना, नेचुरल पठान, 1 साल के लिए इनको केपीके में अपने कजनों के साथ लाके छोड़ो, ताकि वहां मुसलमान तो हैं, ये मुसलमान से थोड़ा आगे जाए। कहां जाए आगे, थोड़ा पठान बने ये, गांव में इनको छोड़ो, वरना ये छुई हुई। मैंने कहा देखो तुम पाकिस्तान में पैदा हुए, आज तुमने कितना बिजनेस किया है, माशाल्लाह, दिमाग है ना तुम्हारा, यहाँ इतना तुमने बिजनेस किया, तुम हर एक से लड़ सकते हो, फड्डों में हर फड्डे में आगे आगे। तो मैंने कहा अपने बच्चों को अगर तुमने पठान बनाना है तो कम से कम इनको केपीके में लाके ना यहाँ बच्चों में छोड़ा करो, ताकि थोड़ा सा सीखेंगे। तो खैर मैं ये बात कर रहा था कि आपने अगर जरा भी गम नहीं उठाए होते ना तो आप डिप्रेशन में बहुत जल्दी जाते हो, बहुत जल्दी जाते हो। मैं और आसान मिसाल से समझाता हूं। जिस आदमी ने कभी वजन ना उठाया हो, क्या वो वजन उठाने के काबिल रहता है? 10 किलो भी नहीं कभी वेट उठाया, तो अचानक किसी ने लाके 15 किलो वेट उस पर रख दिया, वो तो हड्डियां टूट जाएंगी उसकी। तो ऐसे ही लोगों की मुखालफत या लोगों का आपको फेवर ना करना, बुरा भला कहना, ये जिंदगी में थोड़ा थोड़ा चलता रहे ना आपके साथ। मेरे साथ तो बचपन से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। तो फड्डे स्कूलों में चलते रहते थे, मार कुटाई होती थी, घर में आते थे बताते थे अपने बड़े भाई को कि हमने फला ने मारा है, तो भाई एक चमाट और लगा देता था कि मार खा के आए हो तो हमें क्यों बता रहे हो, वही चिमटा देते, ये बुजदिली की बातें क्यों कर रहे हो हमें। तो ये सब चीजें इम्यून सिस्टम को क्या कर रही थी, बूस्ट कर रही थी। हाँ, बर्दाश्त से ज्यादा हो जाए तो फिर डिप्रेशन में जाता है आदमी। एक हद तक तो ये चीजें होती है, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा हो गया तो फिर इंसान है ना, वेट भी एक हद तक, आपने जिम में गए, अभी वेट उठाना आता नहीं है, जाते ही 40 किलो उठा लिया तो जमीन में गड़ जाओगे भाई, तुम मर जाओगे। तो ये जो मुखालफतें हैं ना लोगों की, ये भी आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या बना देती हैं, बहादुर बना देती है। आहिस्ता 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 आपके अंदर एक पावर पैदा होती है। तो सोशल मीडिया पे हर जगह हमारी इज्जत हो रही थी, जहां जा रहे हैं नाइस टू मीट यू। जब मैं वो सोचता था कि यार मैं तो छुई हुई होता जा रहा हूं बिल्कुल, और मुझे डर ये होता था कि शोहरत की वजह से मैं कहीं बिगड़ ना जाऊं, हक बयान करना ना छोड़ दूं मैं। जब बहुत ज्यादा शोहरत हो जाती है ना हर जगह, ही हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब फरमाया करते थे कि जिस शख्स की हर जगह तारीफ हो रही हो ना, ये मैंने अपने शेख से बहुत बार ये बात सुनी है, जिस शख्स की हर जगह तारीफ हो रही हो समझ लो कि उसमें मुदाहनत है। मुदाहनत पता है किसे कहते हैं? दुहन अरबी में तेल को कहते हैं। तेल में क्या होती है, फिसलन, जहां तेल पड़ा होगा आप फिसल जाओगे ना, क्या ख्याल है? तो जो आदमी माहौल देख के पब्लिक के को फेवर लेने के लिए उन्हीं की बातें करना शुरू कर दे, हर जगह लोगों की मतलब की बातें करना शुरू कर दे, तो उसकी तो पॉपुलैरिटी दुनिया में बढ़ जाती है। लेकिन फरमाया करते थे कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, उनका मलफूज सुनाया करते थे कि जिस आदमी की हर जगह तारीफ हो रही हो और हर जगह से उसको मोहब्बतें मिल रही हो, तो अगलब ये है, गालिब ये है कि वो बंदा रास्ते से हट गया है, वो ट्रैक से हट गया। क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि आपको हर जगह से आपको फेवर मिल रहा हो। ये इसकी अलामत है कि आप सब जगह से पेड़े खाने के मूड में, आप किसी को नाराज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो माहौल बना है ना सोशल मीडिया पे, इससे मुझे जमीर मेरा मुतमईन हुआ है कि यार शुक्र है, चलो हमने जिस बात को सही समझा उसको आगे पार्सल कर दिया, पब्लिक की हमने परवाह नहीं की। अच्छा, लोग ये भी, एक बात, मेरा टॉपिक चेंज होता है, क्या करूं, लोग एक ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत के फेवर दे रहे हैं, हुकूमत के फेवर दे रहे हो। मैं आपको एक यकीनी बात बताऊं जो मुशाहिदा है, पाकिस्तान में हुकूमत के फेवर में बात करना मुश्किल है, हुकूमत की मुखालफत में बात करना आसान है। क्योंकि जब आप हुकूमत के फेवर में बात करते हो ना, सारी अवाम आपके दुश्मन हो जाती है, हुकूमत से आपको 2 टके भी नहीं मिलते, समझ रहे हो। और जब आप गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हो तो पूरे मुल्क की नजर में हीरो बन जाते हो, बहादुरी का खिताब मिलता है आपको। यह हकीकत है। मैंने पिछले बयान में एक मिसालों से बात समझाई थी कि इंसानी फितरत होती है हमेशा कमजोर का साथ देना।
इंसानी फितरत ये है कि हमेशा फेवर किसको देना, बोलो, कमजोर को फेवर देना। कतई नजर इससे कि ये कमजोर जालिम है या मजलूम है, ये इंसानी नेचर है। क्यों नेचर है, क्यों? मैंने एक मिसाल से बात समझाई थी कि एक ढाले वाला बाइक वाले को मार दे और गलती बाइक वाली की हो, तो लोग पकड़ते किसको हैं? ढाले वाले को। हालांकि गलती किसकी है? बाइक वाले की। आपने अक्सर देखा होगा रोडों पे हुकूमत और अवाम एक दूसरे के खिलाफ हो और उसमें हुकूमत सही हो, फर्ज करो, और हमेशा हुकूमत ठीक नहीं होती है, फर्ज करो हुकूमत ठीक हो, लेकिन जितने सहाफी हैं वो फेवर किसको देंगे? पब्लिक को। क्योंकि कमजोर कौन होता है? पब्लिक। ताकत किसके पास होती है? हुकूमत के पास होती है। ये पता है क्यों करते हैं लोग? क्योंकि कमजोर को जब आप फेवर देते हैं तो उससे मैसेज ये जाता है कि आप ताकतवर से डरते नहीं हो। जैसे बाइक वाले की गलती थी, ढाले के आगे आ गया और गिर गया, खुद ही घुसा है गलत ट्रैक पे। अक्सर बाइक वाले खुद ही तलाश कर रहे होते हैं किधर जाके पटना मुनासिब रहेगा। हाँ, मैंने तो खुद बाइकें चलाई हैं, मैंने इतनी बाइकें चलाई हैं, आपकी सोच होगी। GTO 125 जो कावासाकी थी वो चलाई है बहुत ज्यादा, और होंडा 125, ये जो होंडा 125 है ना, CG 125, ये और GTO कावासाकी 125, ये दोनों बाइकें मैंने चलाई नहीं है। चलाने का लफ्ज हल्का है, इतने किलोमीटर चलाई है कि मैं किसी को बताऊं तो लोग मानते नहीं है। एक तो मुझे याद है 30,000 किलोमीटर में कंप्लीट कर चुका था बाइक पे। 30,000 का मतलब है जमीन के चक्कर लगा लो आप इसमें, तो इतना, क्योंकि मेरी बहुत लंबी ड्राइव थी, तो मुझे पता है कि बाइकों वाले मजलूम कितना बनते हैं। हम भी ऐसे ही चलाते थे यूं यूं करके, कई दफा तो मैं गिरा हूं, कई दफा मरते मरते बचा हूं मैं, अल्लाह का शुक्र है बच गया। एक दफा तो मुझे याद है, एक ट्रक वाला ट्रक अड्डे पे, ट्रक स्टैंड, यहां से मेरा रोज गुजर होता था। अब देखो, जब आपने ट्रक को ओवरटेक करना है, राइट साइड से ओवरटेक करें ना, लेकिन हमें ये लगता था हम इधर से घूम के गए तो इतने किलोमीटर गोया हमारा सफर लंबा हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा यार, 1 मीटर बढ़ जाएगा। बाइक वाला हमेशा घुसेगा लेफ्ट साइड से, हम भी घुसने लगे भाई उधर से कौन जाए। अब उसका जो गिलास होता है ना ट्रक वाले का, वो इतना ऊपर था, ट्रेलर नहीं होता ये जो, उसको नीचे इतना ही, बाइक वाला तो नजर ही नहीं आ रहा, उसको थोड़ी नजर आएगा। जब बिल्कुल आप करीब पहुंच जाओगे, वो तो पीछे का देख रहा है ना। अब मैं इतने करीब पहुंच चुका था, CG 125 थी मेरे पास, उसने जब गाड़ी टर्न मारी है ना, तो मैं उसके टायर के नीचे आने वाला था। मैंने जोर से चीख मारी है, वो शुक्र है उसका शीशा खुला हुआ था, वो चीख की आवाज गई है अंदर, और उसने ब्रेक लगाई, झांक के देखा उसने बाहर, तो हजरत अक़दस ब्रिगेडियर मुफ्ती तारिक मसूद साहब शहीद होते होते बच गए। अगर शहीद हो जाता, फरिश्तों ने तो मेरी ठुकाई करनी थी, लेकिन पब्लिक किसकी ठुकाई करती? उसकी। हालांकि उसकी गलती 0 थी। एक और दफा ये पापोश पे मैं जा रहा था बाइक में, और कमाल की बात है, रिश्ता लेने जा रहा था, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे मैं, मेरी रिश्ते की बात हो चुकी थी, अभी यानी तय हो गया था, अब तारीख तय वह चल रही थी। तो मैं, ये जो पजारो वाले होते हैं ये जा रहे थे, मैं लेफ्ट साइड पे वही ओवरटेक करने की कोशिश की, मैंने लेफ्ट से ना, लेफ्ट रोड पे मुड़ने की कोशिश की, वो पजारो वाले ने गाड़ी मोड़ी है, तो मैं टकरा के नीचे गिरा हूं। खैर उसने इंसानियत दिखाई, आके मुझे उठाया, मैं बच गया, बाइक टेढ़ी मेढ़ी हो गई, मैं टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, वरना वो रिश्ता टूट जाता हमारा। खैर मुझे लगा कि गलती मेरी है, तो हम फिर, तो मुझे याद है जो मेरी अभी हाजिर सर्विस सास हैं, ये उस वक्त बनी नहीं थी, लेकिन रिश्ता तय हुए, इन्होंने फिर सदका किया था कि हमारा होते होते रह जाने वाला, बल्कि तो हो जाने वाला दामाद बच गया जिंदा। उन्होंने सदका किया बाकायदा, जब उनको पता चला ना ऐसा हुआ है। तो अगर कुछ हो जाता, लोगों ने पकड़ के मारना किसको था? पजारों वाले, 4 बंदे बैठे हुए थे उसमें। तो मेरे भाई ये हकीकत है कि लोग फेवर किसको करते हैं। ये गलत किया मैंने, मैं अब नहीं करता मैं ऐसे, अब थोड़ा पढ़ा लिखा हो गया हूं इसलिए अब नहीं करता मैं ऐसे। तो मैं लोगों को भी मना करता हूं, बाइक जो है ना तमीज से चलाया करो, क्योंकि मरोगे भी तुम, तुम्हारी गलती से, और पिटेगा कौन? वो बंदा पिटेगा। तो लोग कमजोर को फेवर क्यों करते हैं? मेरे बयाना से ना लोग इतना शॉर्ट क्लिप चला देते हैं कि मुझसे अपनी बाइकों के किस्से सुना रहे हैं, तो ये नहीं कि मैं उससे मैसेज क्या देना चाह रहा हूं, तो फिर बदनामी होती है, नीचे फिर गालियां आ रही होती हैं, इस आदमी के पास अपने किस्से कहानियों के अलावा कुछ भी नहीं है। भाई शॉर्ट क्लिप मत देखा करो, पूरा बयान सुना करो। तो खैर, लोग कमजोर को क्यों फेवर करते हैं? इससे इंसान हीरो बन जाता है। अब जैसे मैं गिर जाता, लोगों ने ट्रक वाले को कूटना था, और मैं घुटना पड़ा हुआ होता वहां पे मजलूम बन के, सही है, हेलमेट उधर पड़ा हुआ होता, हम उधर पड़े हुए होते, खून निकल रहा होता। अब अगर आप ट्रक वाले का साथ दोगे तो कोई आपको सैल्यूट नहीं करेगा, आप उसका साथ दोगे ना जो नीचे गिरा हुआ है, लोग कहेंगे यार ये हक पर से ट्रक ड्राइवर से डरते नहीं है, ट्रक वालों से दुश्मनी ले लेते हैं, ये है हीरो। तो इसलिए ये दुनिया का उसूल है कि कमजोर को फेवर करने में तारीफें होती है, ताकतवर को फेवर करने में तारीफ नहीं मिलती। तो उलमाए हक की कोशिश ये नहीं होनी चाहिए
कि हम कमजोर को फेवर करें, उनकी कोशिशों हम हक को फेवर करें। बाज दफा कमजोर मजलूम होता है तो आप कमजोर को फेवर करें, बाज दफा कमजोर जालिम होता है तो फिर आपने किसको फेवर करना है? फिर ताकतवर को फेवर करना है। तो मैं फेमिनिस्ट औरतों से बात शुरू की थी मैंने, फेमिनिस्ट यही कर रही, औरत चूंकि कमजोर है लिहाजा वो उस कमजोरी को फेवर करके मंजन बेच रही होती हैं फेमिनिस्ट औरतें, कि देखो हम कमजोर का साथ दे रहे हैं, और मर्द चूंकि ताकतवर है लिहाजा मर्दों के हुकूक पे कोई आवाज उठाए बदनाम हो जाता है वो। आप मर्दों के हुकूक पे आवाज उठा के देखो, आपको मर्दों की तरफ से ही गालियां पड़ना शुरू हो जाएंगी, मर्दों की तरफ से ही गालियां पड़ना शुरू हो जाएंगी। मैंने बेशुमार वकील देखे खवातीन के हुकूक पे आवाज उठाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। एक वकील मुझे नजर आया जो मर्दों के हुकूक पे आवाज उठाता है, उसको मैंने बाकायदा लाहौर से बुलाया, पॉडकास्ट की, खाना खिलाया, भेजा। मैंने कहा ठीक है, खवातीन के हुकूक पे भी आवाज उठानी चाहिए, हमारी भी बहन बेटियां हैं भाई, हमारी भी माएँ हैं, हमें खुशी होती है कोई औरत के हुकूक पे आवाज उठाए, लेकिन उठाने वाले बहुत हैं आवाज औरत के हुकूक पे, मर्दों के हुकूक पे आवाज उठाना ये जिगर का, क्योंकि आपको कोई फेवर नहीं मिलेगी। तो इसलिए मेरे भाई ये जो हमने बात कर दी ना अभी, जो जामिया अफसर के टॉपिक पर सब अवाम की मुखालफत कर ली, बुजदिली नहीं है, इट इज कॉल्ड बहादुरी। ठीक है, ये बुजदिली होती तो हम पब्लिक का फेवर ले रहे होते और हम भी वही बात करते, हीरो बन जाते हैं हम। ये कोई बात नहीं होती है। और सच जो है ना, सच के पांव मजबूत होते हैं, बिल आखिर जीतता कौन है? सच। मैंने ये मुखालफतें पहले भी ली हुई है। कोरोना के दिनों में मुझे याद है मेरा पहला बयान आया था, कोरोना एक बीमारी है और दुनिया में फैल गई है, इतनी मुखालफत हुई है, लोगों ने कहा है तो ये जामिया रशीद वाले ना, है तो सरकारी टट्टू, सरकारी पिट्ठू, ये वही बात करेंगे जो सरकार इनको सिखाएगी। मैं बयानात दे रहा था भाई हमें सरकार नहीं सिखा रही, पूरा ग्रुप है डॉक्टरों का, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, उसमें पूरी दुनिया के डॉक्टर हैं, जो दाढ़ियों वाले, पगड़ियों वाले, शलवारें उनकी टखनों से ऊपर, बगले में झांक नहीं सकता था लेकिन मुझे यकीन था कि बगले भी साफ होगी उनकी। ऐसे तहज्जुद गुजार डॉक्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये वायरस है। अब कतई नजर से कि यहूदियों ने फैलाया, ईसाइयों ने फैलाया, दुनिया ने फैलाया, इसके हमारा क्या लेना देना, बीमारी तो है ना जिसने भी फैलाई हो भाई। हमने ये बात की, इतनी मुखालफत के हैं तो सरकारी टट्टू, हैं तो सरकारी पिट्ठू, बात तो वही करेंगे जो सरकार कह रही है। अबे सरकार नहीं कह रही, हमें डॉक्टर कह रहे हैं और हम डॉक्टरों से मिले हैं। कुछ लोगों ने क्या कहा, लेकिन जो हमारे अलावा जो लोग थे ना, मजहबी लोग, उनकी बातें क्या थी, है ही नहीं ये बीमारी, ये प्रोपेगेंडा है, कोई बीमारी शिमारी नहीं है, असल में मकसद मस्जिदों को बंद करना है, मकसद ये है, मकसद हज पे पाबंदी लगानी है, मकसद ये। हमने जो पहले दिन बयान दिया था, एंड तक उसी बयान पे हम रहे। सारी दुनिया आ गई इस पर, लेकिन किसी ने फूटे मुंह एक दफा ये नहीं कहा कि जामिया रशीद या मुफ्ती तारिक मसूद ने पहले दिन जो बात की थी अब तक उसी पे और वही सही है। लोग आ गए कि बीमारी भी है वगैरह वगैरह। कई उलमा तो ऐसे हैं जो ये कहते रहे ये कोई बीमारी नहीं है और वो उसी बीमारी में फौत हुए हैं, और उनके बच्चों के बयानात आए, लोगों ने कहा तुम तो अब्बा तुम्हारे कहते थे ये कोरोना के नाम पे ढोंग रचाया गया है, डॉक्टरी रिपोर्ट तो कह रही है कि तुम्हारे अब्बा कोरोना में गए हैं। उनके बच्चों के, उनके रिलेटिव के बयान है, नहीं ये प्रोपेगेंडा है हमारे अब्बा के खिलाफ, ये कोरोना में नहीं गए। मैं उनसे पर्सनल मिला, उन्होंने कहा कोरोना में गए हैं, लेकिन मीडिया पे हम ये बयान नहीं दे सकते क्योंकि अब्बा ने मुखालफत ही नहीं कर दी थी कोरोना की, क्योंकि अब अना का मसला बना लिया था ना। तो जब आप झूठ बोलते हो ना, वो झूठ फिर आपकी अना का मसला बन जाता है। इसलिए शुरू में ही ना कोई रिसर्च और तहकीक करके बात किया करो, तो एंड तक उसी बात पर आप कायम रहोगे। दर्जनों हमारे अकाबिर उलमा ऐसे हैं, उनके इखलास पे शक नहीं है हमें, मुखलिस थे वो, लेकिन उन्हें तहकीक नहीं की। हर चीज को फौरन साजिश करार देना ये हमारा एक मेंटेलिटी बन चुकी है, तो उन्हें तहकीक नहीं की और वो बस कोरोना है। फिर जब मान लिया ना कि कोरोना है, तो फिर इस पे बात चली भाई वैक्सीन लगवा लो। फिर प्रोपेगेंडा, फलां की जगह वैक्सीन लगी थी वो मर गया, फलां जगह वैक्सीन लगी थी वो मर गया। अब ये वैक्सीन के नाम पे चिपें दाखिल कर रहे हैं। चिप हमारे खून में क्या जा रही है? चिप, ताकि आपकी लोकेशन। कल कोई मौलवी साहब से कोई मिलके आया, हमें बता रहा था कि मैं एक मदरसे में गया, उन मदरसे वालों ने कहा तुम कहाँ गए थे? हमने कहा जामिया रशीद। कह रहा है जामिया रशीद ऐसा इदारा है, तुम जब एंट्री मारते हो ना, तुम्हारी पूरी बॉडी स्कैन होती है, सारा डाटा जीएचक्यू चला जाता है तुम्हारा। ऐसा तो जीएचक्यू में जाने से नहीं होता भाई। और ये आलिम दीन ये बातें कर रहे हैं, बुजुर्ग बातें कर रहे हैं, तो भाई इसलिए हम कहते हैं बुजुर्गों से दीन सीखो भाई। बाकी कोरोना बुजुर्गों का काम नहीं है, बुजुर्गों का टॉपिक नहीं है यार। सियासत भी बुजुर्गों का टॉपिक नहीं है। सियासत में वो बात करे जो अंदर घुस के किसी चीज की तहकीक करके आया हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आलिम हो, कुछ भी हो। जब आपने तहकीक की है तो बात करें, नहीं है तो खामोशी। मैंने कितने टॉपिक पर सियासत में मैं बहुत सारी चीजों पे नहीं बोलता, क्यों? तो भाई मेरी तहकीक नहीं है, खत्म। हर चीज में मेरा बोलना जरूरी थोड़ी है। लोगों ने बताया जलसे में इतने बंदे मार दिए, आप बयान दो। मैंने कहा मेरी तहकीक नहीं है इतने मारे हैं कि नहीं मारे। कह रहे हर सहाफी बोल रहा है। भाई सहाफी तो बोलते हैं, वो तो पब्लिक फेवर चाहिए सहाफियों को, हो सकता है सच बोल रहे हो,
लोगों ने कहा उन सहाफियों के खिलाफ बयान दो। मैंने कहा मैं कैसे बयान दूं साहब, हो सकता है सच बोल रहे हो। तो मैंने हर चीज में थोड़ी टांग अड़ानी है। हाँ, अगर कोई रिपोर्ट आ जाएगी, मुस्तनद खबर आएगी, फिर हम बात देंगे। तभी आपने देखा होगा मैं जल्दी बयान नहीं देता मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, क्योंकि हम ये गलतियां पहले कर चुके हैं। तो अब क्या है कि वो बुजुर्ग बेचारे कोरोना के खिलाफ बोलते बोलते खुद कोरोना में, फिर जब कोरोना को मान लिया ना कि है बीमारी, फिर वैक्सीन के लिए तैयार नहीं। फिर डॉक्टर कह रहे हैं ये एहतियात करो, एसओपीज वगैरह, ना ना ना। कहवे आना शुरू हुए मार्केट में, कहवे। एबटाबाद में एक हकीम साहब करोड़ों रुपए कमाए उन्होंने एक कहवे से। कोरोना के दिनों में बेचा सना मक्की और कुछ ऐसे थे। हदीसें चलना शुरू, हदीस में आता है कलौंजी में हर बीमारी से शिफा है, सना मक्की एक बूटी है उसमें हर बीमारी से शिफा है। भाई अगर हदीस का ये मतलब है तो फिर अब तक कहां सोए हुए थे आप? फिर हकीम साहब को भी चाहिए ना, हर मंजन कलौंजी से ही बनाए वो, क्या ख्याल है? हदीस बरहक है लेकिन उसका ये मफहूम नहीं है। फिर हम लोगों से बहस कर रहे हैं। भाई डॉक्टर जो बता रहे हैं, हकीमों की तो कोरोना पे तहकीक ही नहीं है। पूरी दुनिया के साइंसदान डॉक्टर सर जोड़ के बैठे हुए, और यहाँ एबटाबाद का और अंडा मोड़ का हकीम बताएगा यार तुम्हें? उसकी तहकीक ही नहीं है। नहीं जी, होम्योपैथिक डॉक्टर भी आ रहे हैं, ये पुड़िया खा लो एकदम जड़ से खात्मा। भाई करोड़ों अरबों रुपए मैं डॉक्टरों से मिलता था, और वो डॉक्टर जो दीनदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तबलीग में वक्त लगे हुए हैं उनके, कोई मुफ्ती तकी साहब से बैत है, कोई किससे बैत है, वो कह रहे हैं भाई अभी तक हमें भी पूरी तहकीक नहीं हुई है इस बीमारी की, इस पे दुनिया सर तोड़ के बैठी हुई है, जैसी कोई रिसर्च आएगी हम रखेंगे। और इधर जाओ किबला हकीम साहब क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है। अबे मैं तो पहले से जानता हूं इस बीमारी को, ये कोई मसला थोड़ी है। पहले तो मान नहीं रहा था बीमारी है, अब मान गया। अदरक का कहवा, नुस्खे देखे, अदरक का पाउडर बनाए, लहसन ले, लहसन 2 फिटकियां लहसन की, 3 फिटकियां उसकी, उसका कहवा बनाए, पिए, गारंटी के साथ। जितने कीड़े हैं, मैं कहता था सबसे पहले तू अपने कीड़े मार। जो तहकीक का कीड़ा है ना, ये उन कीड़ों से, कोरोना के कीड़े से ज्यादा। मैं भी बेवकूफ बना हूं, आप क्या समझ रहे हो? मैं भी इतनी बातें कर रहा हूं, मैं खुद बेवकूफ बना हूं। एक डॉक्टर आए उन दिनों में, नाम नहीं लूंगा, मैं किसी को बदनाम करना मकसद नहीं है, मैं नाम भी जानता हूं उनका, वरना मैं लोगों के नाम बहुत जल्दी भूल जाता हूं। लेकिन उस डॉक्टर ने मुझे उल्लू बनाया, इसलिए मुझे उसका नाम अच्छी तरह से याद रहे। वो डॉक्टर भी है, हकीम भी है। याद रखो, जो डॉक्टर भी हो, हकीम भी हो, इसका मतलब ना वो डॉक्टर है ना वो हकीम है। समझ रहे हो? उसकी रिसर्च आई है। किससे नहीं सुना रहा मैं। आप कहोगे कि मुफ्ती साहब हम दरसे कुरान सुनने के लिए आपने किस्से कहानियों में लगा दिया। ना 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 ना, मेरा कुरान को एक्सप्लेन करने का अपना स्टाइल है भाई। जो मौजूदा हालात वाकयात है, मैं उनसे समझाता हूं, उनसे बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं। कोविड के दिनों में कितनी लोगों को फिक्र थी इलाज की, तो एक आए डॉक्टर और हकीम, 3 पीस सूट, इंग्लिश ठिश फिश। लोग इस स्टाइल से इतना मुतासिर होते हैं, मैं भी हो गया मुतासिर। उन्होंने बताया कि एक लसन, एक मशहूर टीवी चैनल है, उसमें उनकी पॉडकास्ट चल रही थी, तो उन्होंने बताया ये कोविड में एक्चुअली ऐसा होता है, और ये एसओपी से और ये एहतियातों की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसमें तो कोई फायदा नहीं हो एहतियात का। हालांकि बीमारी में, वबाओं में एहतियात का हदीस में हुक्म है। सहाबा ने एहतियातें, पहाड़ों पे चले गए सहाबा जब बीमारियां फैली हैं। शाम में वबा जब फैली थी ना, जो बीमारियां मुताद्दी होती हैं, उनकी बात कर रहा हूं। तो सहाबा कराम शाम में पहाड़ों पे जाके रहे, तब जाके वबा खत्म हुई है। ऐसा नहीं किया कि गले मिलते रहो और अदरक का कहवा पिलाते रहो एक दूसरे को। ना इनके पास शरीयत का इल्म है, ना मेडिकल साइंस का इल्म है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो उसका पढ़ा, एक लसन, फिर इंग्लिश ना। लसन में ये होता है कि वो एक्चुअली यूं जाके करता है, फिर उसमें वगैरह वगैरह। मुझे तो वो जाहिर है वो वही थे ना। और वो अमेरिका से उन्होंने हिकमत पढ़ी थी, यानी हकीम बने कहां से? अमेरिका से। खुराकों पे उनकी रिसर्च थी। इतना ही काफी होते हैं हम देसी लोगों के लिए। अमेरिका से भाई अदरक के बारे में रिपोर्ट कहां से पढ़ी है? अमेरिका से। अदरक ये चाहे अमेरिका में पढ़ के आओ, वो इतनी बड़ी फायदेमंद चीज है अदरक। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है भाई। तो अमेरिका से मैं पढ़ा हूं, और ये फिश करके ना उन्होंने पूरी एक अदरक, फिर उन्होंने कहा पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल अदरक के बारे में रिपोर्ट पेश की जाती है, और गार्लिक और अदरक और ये सब चीजें वगैरह वगैरह करके। अरे भाई मैंने कहा बंदा है यार, मैंने पूरा मजमून लिखा बैठ के। मैंने कहा पब्लिक के फायदे के लिए ना मैं फ्री में इसको आम करूंगा। मैंने उसकी रिपोर्ट पूरी लिखी, उसका खुलासा लिखा। उसने जो उसके लहसन और अदरक के कहवे के फजाइल सुनाए वो मैंने रिपोर्टें लिखी, और वो जो उसकी इंग्लिश टर्म्स थी वो लिखी, पूरा करके पीडीएफ में रिसाला बनाया। हजरत मुफ्ती ब्रिगेडियर तारिक मसूद साहब काम क्या कर रहे हैं? अदरक के फजाइल और लहसन के फजाइल पे रिपोर्ट लिख रहे हैं, और डॉक्टर के नाम के साथ ना, कि मैं ये दुनिया में क्या करूंगा? फैलाऊंगा। स्पॉन्सर लेकर आऊंगा, यार फैलाओ, हमें नाम नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। पता नहीं, शुक्र है अल्लाह ने मुझ पे बहुत बड़ा फजल किया। मैंने 2-3 डॉक्टरों को मैंने कहा पहले एक दफा भेज दो, और हकीम और कुछ डॉक्टर जो मेरे जानने वाले। एक बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी रिसर्च है उनकी। उन्होंने कहा ये कहा किसने है मुफ्ती साहब? मैंने उस डॉक्टर का नाम बताया। सब ये बहुत बड़ा फेंकू है। इत्तेफाक से उसके क्लास फेलो निकले। उन्होंने कहा ये पढ़ता नहीं था,
या क्लास फेलो निकले या उनका कोई दोस्त क्लास फेलो निकला, फिर उसकी पूरी रिपोर्ट होने का, इस अदरक की रिपोर्ट से पहले ना इस डॉक्टर की रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत है। ये पढ़ता वढ़ता नहीं था बिल्कुल। तो फिर अमेरिका चला गया, तो वहां कुछ 6-7 महीने का इसने छोटा मोटा कोर्स कर लिया, तो एक छाप लग गई कि अमेरिका से पढ़ के आया है। मैंने कहा अमेरिका में भी बड़ी बड़ी फिल्में पड़ी हुई हैं, ये नहीं कि जो अमेरिका से आ गया तो पता नहीं क्या है वो, उसको कोई यहां पूछ नहीं रहा होता, उसका तो इधर मंजन बिकता है। फिर उन्होंने मुझे पूरी तफसील बताई। मैंने कहा शुक्र है यार, अल्लाह ने बचा लिया मुझे, मैं तो पूरा इसको फैलाने वाला था दुनिया में। तो कितनी मुखालफत हुई, बिल आखिर कितने उलमा बेचारे। एक मौलवी साहब थे बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम, वो भी नहीं मान रहे थे कोरोना को, इतने मज़ामीन लिख रहे थे। हमने भी उनके यानी बड़े उलमा ने, जो हमारे जामिअत रशीद के कुछ उलमा ने, उनसे बात की। उन्होंने कहा तुम तो सरकारी पिट्ठू हो, तुम्हारी बात का कोई एतबार नहीं है। तो नतीजा क्या निकला, फिर उनको कोरोना हो गया, और इतना खतरनाक कोविड हुआ है ना कि मौत के मुंह से निकले हैं वो, और 6 महीने बिस्तर पे हालत खराब हो गई। क्योंकि बाज जिनको डेंजरस किस्म का कोरोना हुआ था 6 महीने तक भी निकल नहीं पाए हैं उससे वो। उसके बाद फिर उनसे किसी ने कहा कि हजरत वो जो हकीमों के कहवे आपने पिए हैं, तो उन्होंने जिस हकीम ने उनको कहवे बताए थे ना, हालांकि बड़े परहेजगार हैं, कभी गाली नहीं देते वो, उन्होंने ऐसी गाली मुंह से निकाली है ना, इतनी मोटी गाली। उन्होंने कहा इस बेगैरत ने कहवे पिला पिला के मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, ब्लड की जगह कहवे घूम रहे हैं ब्लड के अंदर, इतने कहवे पिलाए इसने। तो फिर नहीं आया हॉस्पिटल में मुझे बचाने के लिए। इसलिए मेरे भाई जामिअत रशीद, ये मंजन जो पब्लिक में बिक रहा होता है ना, इस मंजन को नहीं मानता है। तो मंजन दुनिया में बहुत चल रहा है, आवाम को मुखलिस होती है आवाम में, ये नहीं कह रहा कि आवाम 2 नंबर होती है, मुखलिस होती है, लेकिन प्रोपेगेंडे में बहुत जल्दी आती है आवाम। चाहे वो मजहबी लोगों का प्रोपेगेंडा हो, चाहे वो सियासी लोगों का प्रोपेगेंडा हो। इसी तरह फौज के भी प्रोपेगेंडे होते हैं, यानी कि फौज पे दूध से धुली हुई है, लेकिन प्रोपेगेंडा ही होता है, उससे कभी भी मुतासिर ना हुआ करो। खैर, मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जैसे फेमिनिस्ट खवातीन क्या करती हैं, चूंकि औरत को अल्लाह ने कमजोर बनाया है ना, तो उसकी कमजोरी से उसको पता है कि इनके हक में हम जब आवाज उठाएंगे तो लोग हमें फेवर करेंगे। इंसानी नेचर है, अच्छी बात है। औरत के हुकूक की तो सबसे पहले इस्लाम ने इसीलिए तो आवाज उठाई कि औरत को हुकूक मिलते नहीं थे। लेकिन पता है क्या है, वो इस लेबल लगा के उन्होंने क्या कर दिया, मर्दों की ऐसी की तैसी कर। अदालतों में अब मर्दों को देखो जो जलील हो रहे हैं, जो मैं बताता रहता हूं क्या हालत हो गई है। तो बैलेंस बात होती है, ये मौजू पता नहीं कहां से आता, मैं जो नुक्ते की बात आई है वो जरा जल्दी से बता दूं। बैलेंस बात पता है क्या है, इसी तरह माँ के हुकूक बहुत ज्यादा बयान किए जाते हैं, करने चाहिए, लेकिन भाई बाप के हुकूक भी हैं। कुछ चीजों में अल्लाह ने बाप को सुपीरियर रखा है, माँ को कम रखा है। कुछ चीजों में माँ को ज्यादा, बाप को कम रखा है। आप जब मर जाते हो, आपकी विरासत में माँ का ज्यादा हिस्सा है या बाप का ज्यादा हिस्सा है? बोलो। बाप का हिस्सा डबल है माँ के निस्बत। हर चीज में अगर माँ का हक ज्यादा होता तो इस्लाम माँ को दुगना हिस्सा देता, बाप को आधा। लेकिन इस्लाम, अगर आपकी विरासत में 90 करोड़ रुपए हैं, मिसाल तो अच्छी देनी चाहिए ना इंसान को, क्या ख्याल है? मैं 90 रुपए भी कह सकता था, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे हमारी पैंट से 90 भी निकला है ना, तो बटवा पैंट ही मिलेगी विरासत में। तो 90 करोड़ रुपए हैं आपकी विरासत में, तो उसमें और कोई वाली वारिस नहीं है आपका, ना बीवी है ना बच्चे हैं। तो इस्लाम बाप को कितने देता है? 60 करोड़। माँ को कितने देता है? 30 करोड़। क्योंकि हमारे कुछ मजहबी स्कॉलर, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर वो इस तरह का बता रहे हैं कि हर जगह ना शरीयत ने विरासत में बाप को, बोलो, मुकद्दम रखा है। एक बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मन अहक्कुन नासी बिहुस्नी खुलुकी, मेरे अखलाक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? किससे मैं सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक से बात करूं? तो हमारे नबी ने क्या फरमाया? मशहूर हदीस है, सही हदीस है, उम्मुक, सबसे ज्यादा तुम्हारे अच्छे अखलाक का मुस्तहिक कौन है? माँ। वहां नबी ने बाप का तस्करा नहीं किया। यहां किसको मुकद्दम रखा जा रहा है? माँ को। फिर नबी ने दोबारा, उन साहबी ने दोबारा पूछा, सुम्मा मन, या रसूल अल्लाह, माँ के बाद मेरे अच्छे अखलाक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया उम्मुक। दोबारा कौन? माँ। फिर साहबी ने पूछा सुम्मा मन, या रसूल अल्लाह, तीसरे नंबर पे, यानी फिर सबसे ज्यादा मेरे अच्छे अखलाक का हकदार कौन है? आपने फरमाया उम्मुक। तीसरे नंबर पे भी कौन है? माँ। फिर साहबी ने पूछा सुम्मा मन, फिर कौन? आपने फरमाया बाप। तो अच्छे अखलाक में माँ का हक बाप से 3 गुना ज्यादा। ये बिल्कुल, ये माँ को अल्लाह ने राइट दिया, ये वाला राइट बाप को नहीं दिया। इस हदीस का मतलब क्या है? जब आप अच्छे अखलाक से बात करें, मैं इसकी आसान मिसाल से समझाता हूं कि आप जब किसी से अच्छे अखलाक से बात करते हैं तो लोग कहते हैं ना अपने कलाम में शक्कर घोलो, मीठा कलाम करो, ये कहते हैं कि नहीं करते? तो जितनी मिठास बाप की से बात करते हुए आपकी जबान में होनी चाहिए, जब माँ से बात करें तो वो मिठास 3 गुना
ज्यादा होनी। इतने नरम लहजे में माँ से बात करो, बिल्कुल ऐसे जैसे मीठे बन जाओ। आजकल तो है ही नहीं ना माँ से तमीज से बात, ना बाप से तमीज से बात। तो ऐसे माँ से नरम लहजे में बात करो, और बाप से भी नरम लहजे में। लेकिन माँ किसे जब बात करोगे तो अपने कलाम में 3 चमचे चीनी घोलनी है। अब्बा से बात करोगे तो 1 चमचा भी चलेगा, चीनी का 1 चमचा भी चलेगा। और गर्लफ्रेंड से बात करोगे तो जहर घोल के बात करो, उससे अखलाक है ही नहीं, उसमें अखलाक होने नहीं चाहिए। ये है गर्लफ्रेंड से बात करने का इस्लामी तरीका, ठीक है ना, बदतमीजी से बात करो उससे। लेकिन ये हुस्न अखलाक में माँ का हक है, इताअत में नहीं है, इताअत में नहीं। फुक़हा लिखते हैं कि माँ और बाप की बात में जब टकराव हो, जब तक टकराव नहीं है तो माँ की भी मानो बाप की भी मानो। लेकिन बाप एक बात का ऑर्डर कर रहा है, माँ उसके अगेंस्ट जा रही है, फिर इताअत में किसका हक ज्यादा है? बाप का हक ज्यादा है। समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि सरबरा अल्लाह ने किसको बनाया है? बाप को बनाया है। यहां भी माओ की चल रही होती है, अम्मी कुछ और कह रही है, अब्बा कुछ और कह रहे हैं, तो फिर किसकी माने? भाई आपकी अम्मी को इजाजत ही नहीं है कि आपके बाप की मर्जी के खिलाफ आपको ऑर्डर दे वो, क्योंकि वो भी सरबराही में है बाप की, आपके बाप की सरबराही में वो। जैसे रियाया को इजाजत नहीं होती कि हुकूमत एक कानून बनाए, एक ऑर्डर दे और रियाया उसके खिलाफ चले। तो घर भी एक स्टेट है, रियासत है, तो घर के अंदर जो रहने वाली पब्लिक है, अवाम है, आपकी अम्मा समेत, उनको इजाजत नहीं है कि सरबरा जिसको अल्लाह ने सदर ममलिकत बना दिया घर का, चाहे वो 1 कमरे का घर ही क्यों ना हो, तो अम्मा को इजाजत नहीं है कि सदर ममलिकत के खिलाफ, जमशेद के खिलाफ कोई बात करें वो। लेकिन मैंने जहां ये बयान किया है, आप देखो ऊटपटांग किस्म के कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। और ज्यादातर खवातीन के आ रहे होते हैं। खवातीन के फेवर में बयान करो, मर्द का एक नेगेटिव कमेंट नहीं आएगा, एक कमेंट नहीं आएगा मर्द का कोई खिलाफ में, कहें माशाल्लाह जबरदस्त, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जहां मर्द की बात करो तो फिर खवातीन के कमेंट्स देखा करो। अबे क्या वो इंसान का बच्चा नहीं है? तुम्हारे भी हुकूक है तो उसके भी तो है। औरत मर्द का हक जब जानती है जब मर्द उसका बेटा हो, जब मर्द क्या हो? उसका बेटा हो, और फिर उसकी बहू उसके बेटे की सुन ना रही हो, फिर वो बताएगी देखो बेटा अल्लाह ने मर्द को घर का सरबराह बनाया है, तुम उसकी बात माना करो। फिर वो बहू कहेगी कि यही अपने शोहर को भी बता देती। खैर, तो ये टेक्निकल पॉइंट की बात किस नुक्ते पे आई थी? नहीं, मैंने कहा था ये इस बयान के बीच में पॉइंट की बात आई है, मैं पार्सल करना चाहता हूँ, ये सच और झूठ की बात है। खैर, मौजू की तरफ आते हैं। तो खैर, मेरा मकसद ये बताने का है, इसी तरह और भी कुछ चीजें जिसमें मर्द को अल्लाह ने सुपीरियर रखा है। इसी तरह ताजीम में, रिस्पेक्ट देने में, माँ को भी रिस्पेक्ट दी जाएगी, बाप को भी दी जाएगी। लेकिन इस्लाम में, मेरे अपने बच्चे बैठे हुए, बाज़ दफा मेरे फजाइल चल रहे होते हैं, मेरे बच्चों को पता ही नहीं होता। खैर, ताजीम में यहां तो कर सकते हैं ना, घर में मैं ये बातें बिल्कुल नहीं करता, आप समझे मैं मजाक कर रहा हूं। घर में हम भी उसी तरह रहते हैं जैसे तुम्हारी 2 टके की औकात है ना, हमारी भी वही, हमारी भी वही, सबकी एक ही जैसे। यहां बैठ के हर आदमी क्या होता है? शेर होता है। तो ताजीम, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट समझते हो ना, किसी को रिस्पेक्ट देना, उसमें भी माँ को भी रिस्पेक्ट दी जाएगी, बाप को भी। लेकिन इस्लाम में बाप की रिस्पेक्ट माँ से ज्यादा है। ताजीम अलग चीज है, अखलाक अलग चीज है। नरम लहजे में बात में माँ का हक ज्यादा है, लेकिन रिस्पेक्ट में बाप का हक माँ से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? वही, सरबरा को रिस्पेक्ट ज्यादा दी जाती है। समझते हो कि नहीं समझते? इसी तरह याद रखो, बच्चों पे जो विलायत हासिल है, कंट्रोल है, विलायत समझते हो? तालीम और तरबियत, तालीम और तरबियत, इसी तरह उनकी शादी, खासतौर पर बेटी की, तो उसमें भी शरीयत ने मां के बजाय वली किसको बनाया है? बाप को। मिसाल के तौर पर एक बच्ची है, उसका निकाह बाप ने कर दिया एक जगह और मां ने किसी और जगह कर दिया, तो शरीयत में वैलिड किसका निकाह होगा? बाप का किया हुआ निकाह को शरीयत वैलिड मानेगी। 3 अइम्मा के नजदीक तो इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद के नजदीक तो बाप की मर्जी के बगैर निकाह हो ही नहीं सकता।